दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल SIPF टेक पर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि यदि किसी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट की वजह से किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो कर्मचारी का जो राज्य बीमा का क्लेम है और जो GPF का क्लेम है उसको कौन ऑनलाइन करेगा, कौन ऑनलाइन अप्लाई करेगा और उसको अप्लाई करने की प्रक्रिया किस प्रकार से रहेगी, ये पूरा प्रोसेस हम आज की इस वीडियो में समझेंगे। देखिए, जो भी GPF या इंश्योरेंस का डेथ क्लेम होगा उसको DDO ऑनलाइन कर सकता है। प्रत्येक DDO जो है उसके SSO ID में जब SIPF का न्यू पोर्टल ओपन करेगा तो वहाँ पे स्विच रोल का ऑप्शन है। स्विच रोल से वो DDO के रोल के ऊपर चला जाए और DDO के रोल के ऊपर जाके उसके पास बीमा और GPF के डेथ क्लेम को अप्लाई करने की स्क्रीन है। इसमें क्या स्टेप रहेंगे अप्लाई करने के लिए? इसमें देखिए, जो पहला स्टेप रहेगा वो ये रहेगा कि DDO को जो भी नॉमिनी है, जैसे GPF का क्लेम अप्लाई कर रहा है तो उसका जो एम्प्लॉय का जो नॉमिनी है उसकी नॉमिनी की पूरी बैंक डिटेल को अपडेट करना है। उसको कैसे करेंगे, आइए अपने ऑनलाइन देखते हैं इसको। ये मेरे सामने एक DDO का लॉगिन खुला हुआ है। किसी भी कर्मचारी का जब GPF या बीमा का मृत्यु सत्व आवेदन करेंगे तो उससे पहले नॉमिनी की डिटेल को अपडेट करना है। उसके लिए क्या करेंगे, एम्प्लॉय के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके अंदर एक ये बटन दिखाई देगा अपडेट नॉमिनी। अपडेट नॉमिनी को ओपन कर लेंगे और यहाँ पर एम्प्लॉय की एम्प्लॉय ID को फिल करेंगे। सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करते ही अगर उस कर्मचारी के जो परिवार के सदस्य हैं उनके नाम ऑलरेडी एडेड हैं तो वो यहाँ नीचे स्क्रीन पर दिखाई देंगे, और अगर एडेड नहीं है या फिर ऐसे एडेड हैं कि जो एक्चुअल नॉमिनी है उसका नाम ऐड नहीं है, बाकी और फैमिली मेम्बर के बच्चों के नाम एडेड हैं, तो DDO को क्या करना है कि ये जो राइट साइड में ऐड फैमिली डिटेल्स बटन है इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करके नॉमिनी की कंप्लीट डिटेल यहाँ पर ऐड कर देंगे। ये मैं आपको एक डिटेल ऐड करके दिखा रहा हूँ। नाम वाले फील्ड में नाम फिल कर देंगे और डेट ऑफ बर्थ वाले फील्ड में डेट ऑफ बर्थ, जेंडर को सेलेक्ट कर लेंगे और फिर उसके बाद में बैंक को सेलेक्ट करना है और IFSC वाले फील्ड के अंदर बैंक का IFSC लिख देना है और अकाउंट नंबर वाले फील्ड में अकाउंट नंबर लिख देना है। जो भी अकाउंट नंबर है वो लिख देना है और उसके बाद में इसको सेव करना है। जब भी DDO नॉमिनी की बैंक डिटेल को फिल करें तो उससे पहले आप क्या करें कि नॉमिनी से उसके बैंक अकाउंट का कैंसिल चेक प्राप्त कर लें और कैंसिल चेक में आप कंफर्म होके उसके बाद में ही इसके अंदर नॉमिनी की डिटेल को अपडेट करें। इसको सेव पे क्लिक कर देंगे। सेव पे क्लिक करते ही देखिए ये जो मैंने नाम ऐड किया था वो नाम यहाँ पे दिखाई देने लग गया। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आप देखें ये शेयर का एक शेयर परसेंटेज लिखा हुआ रहा है, इसके पास में एडिट का बटन है। इस बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करके और यदि ये नॉमिनी GPF में है तो यहाँ पे 100 कर देंगे, यानी कि GPF के अकाउंट का इस नॉमिनी के लिए 100% शेयर है। और यदि बीमा का है तो यहाँ पे बीमा में भी 100 कर देंगे।
अगर ऐसा होता है कि किसी केस में एक से ज़्यादा नॉमिनी है तो उन दोनों नॉमिनी या तीनों नॉमिनी के नाम पहले ऐड करेंगे इंक्लूडिंग बैंक डिटेल, और उसके बाद में शेयर परसेंटेज के पास जो एडिट का बटन है वो ओपन करके उनका जो भी परसेंटेज है उसको सेव करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने 100% किया है नॉमिनी को और इसको सेव कर देना है। ये सेव हो जाएगा तो ये आपका क्लेम अप्लाई करने का जो पहला स्टेप है वो कंप्लीट हो गया, यानी कि आपने नॉमिनी की डिटेल और नॉमिनी की बैंक डिटेल को पोर्टल के ऊपर सेव कर दिया है। अब इसके बाद में सेकंड स्टेप पर अपने चलेंगे। सेकंड स्टेप जो है डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने का स्टेप है, तो वो अपने करेंगे क्लेम वाली स्क्रीन पे जाएंगे। वापस मैं एक बार डैशबोर्ड पे आता हूँ और मैं इस एम्प्लॉय का जीपीएफ का क्लेम अप्लाई करता हूँ। तो आपको क्या करना है, जीपीएफ पे क्लिक करेंगे। जीपीएफ पे क्लिक करते ही ये जीपीएफ डेथ क्लेम नाम से बटन दिखाई देगा, इस बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी को फिल कर देंगे। फिर इसके बाद सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे। सर्च के बटन पे क्लिक करते ही आप देखिए ये डिटेल आ गई। सबसे पहले ऊपर की तरफ जो डिटेल है वो नॉमिनी की डिटेल है। नॉमिनी की डिटेल जो आपने अपडेट नॉमिनी में जाके फिल करी थी वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पर भी आप बैंक डिटेल को और नॉमिनी के नाम वगैरह को चेक से मिलान कर लें, उसकी बैंक डिटेल आपने करेक्ट फिल करी है कि नहीं करी है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट इसका टैब है ये डॉक्यूमेंट लिस्ट की है, तो यहाँ पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। जीपीएफ के अंदर अगर जीपीएफ का क्लेम अप्लाई कर रहे हैं तो एक तो जीपीएफ की कंप्लीट पासबुक जो उसकी पहली कटौती से लेके और आखिरी कटौती तक जो भी अवेलेबल है, तो उसको आप क्या करेंगे, पासबुक को स्कैन करेंगे पूरी। सबसे पहले उसका जो फ्रंट पेज है जिसके ऊपर नाम, जीपीएफ नंबर इत्यादि सूचनाएं होती हैं, उस पेज को करेंगे और फिर उसके बाद में ईयर बाय ईयर उसको स्कैन कर लेंगे और पूरी एक फाइल बनाएंगे। वो फाइल आपको पीडीएफ में बनानी है। पीडीएफ का जो इसमें साइज़ रखा हुआ है वो 25 MB का साइज़ रखा हुआ है, यानी कि आप 25 MB तक की साइज़ जो फाइल बनाएंगे उसको आप अपलोड कर सकते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है डीडीओ के सामने ये समस्या आती है कि जो उन्होंने स्कैन करके फाइल बनाई है वो 25 MB से भी ज़्यादा की होती है। तो उसको आप कम करने के लिए आप उसको ऑनलाइन जो है कंप्रेस कर सकते हैं, या फिर आप उसको जब स्कैन करते हैं तो उसको कलरफुल स्कैन करने के बजाय आप अगर ब्लैक एंड वाइट स्कैन करेंगे तो वो साइज़ में कम रहेगी। और यदि अगर फिर भी 25 MB से ज़्यादा की फाइल बन रही है तो आप ऑनलाइन कई तरह के सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, आप उस फाइल को कंप्रेस करके छोटा कर सकते हैं। तो ये आपको सबसे पहले यहाँ अपलोड करना है जीपीएफ ओल्ड पासबुक के अंदर। इसको अपलोड करने के लिए यहाँ पे लास्ट में ये एक्शन का बटन है, इस पर अपलोड डॉक्यूमेंट का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे और चूज़ फाइल से आपने जो कंप्यूटर में फाइल सेव करी है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करके ओपन करेंगे और इसको सबमिट कर देंगे। इस तरह से आपको अपलोड करनी है। जो दूसरे नंबर का डॉक्यूमेंट जो अपलोड करना है वो रिटायरमेंट ऑर्डर। मृत्यु स्वत्व में क्योंकि रिटायरमेंट ऑर्डर नहीं होता है, इसमें सेवा मुक्ति आदेश होता है, तो आपको सेवा मुक्ति आदेश अपलोड करना है। और उसके साथ में ही आप जो एनेक्सर ए है, यानी कि कर्मचारी कब कब कहाँ कहाँ कार्यरत रहा, उस डीडीओ का नाम, स्थान और अवधि, इसकी पूरी एक लिस्ट बनती है जिसको कि एनेक्सर ए कहते हैं। उसमें ये पूरी डिटेल आती है जिससे कि बीमा विभाग में ये सूचना आ जाए और उसका जो भी कोई पीछे का कोई गैप वगैरह है तो यहाँ पे रिकॉर्ड ढूंढ कर उसको कंप्लीट कर लिया जाए। तो इसलिए आप एनेक्सर ए भी अपलोड करें, सेवा मुक्ति आदेश के साथ में ही उसको स्कैन कर लें और उसको
सेवा मुक्ति आदेश और एनेक्सर ए को आप रिटायरमेंट ऑर्डर वाले में आप इसको अपलोड कर दें। ठीक है। तीसरा जो इसमें डॉक्यूमेंट है वो है डेथ डॉक्यूमेंट्स। डेथ डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या क्या आएगा देखिए, एक तो जो डेथ सर्टिफिकेट है वो आएगा, और दूसरे नॉमिनी का जो कैंसिल चेक आपने लिया है तो वो कैंसिल चेक भी स्कैन होगा। तो डेथ सर्टिफिकेट और नॉमिनी का कैंसिल चेक एक साथ स्कैन करके आप यहाँ पे अपलोड कर दें। फिर इसके बाद में क्या किया जाना है, ये सब आप अपलोड कर लेंगे। अपलोड करने के बाद नीचे आप देखें तो नीचे की जो फील्ड है इनके अंदर बहुत थोड़ी सी सूचनाएं आपको फिल करनी है। जैसे एक ये फिल करना है आपको कि डेट ऑफ डेथ क्या है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करके जो भी डेट ऑफ डेथ है उसको कैलेंडर से सेलेक्ट कर लेंगे। दूसरे आपको नीचे की तरफ ये देखिए, ये है काज ऑफ डेथ। तो जिस कारण से भी डेथ हुई है वो आप यहाँ पे काज लिख देंगे, और इस तरह से आप इसको कंप्लीट करके उसके बाद में सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। सबमिट बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही ये रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव हो जाएगा, और जो जीपीएफ का ज़िला कार्यालय है वहाँ पे ये केस पहुँच जाएगा। तो ये तरीका रहेगा जीपीएफ का मृत्यु स्वत्व आवेदन करने का। अब आइए हम देखते हैं कि बीमा का मृत्यु स्वत्व कैसे आवेदन करना है। तो बीमा का मृत्यु स्वत्व आवेदन करने में भी सबसे पहला स्टेप वही रहेगा कि आपको एम्प्लॉय के नॉमिनी की डिटेल को कंप्लीट करना है। तो आप वापस जाएंगे एम्प्लॉय में, और यहाँ पे अपडेट नॉमिनी को ओपन करेंगे और इसमें चेक कर लेंगे कि जो एक्चुअल नॉमिनी है वो यहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे, और फिर यहाँ पे क्या क्या देखेंगे, बीमा का आवेदन कर रहे हैं तो एसआई के अंदर इसका शेयर पूरा 100% किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। यदि दो नॉमिनी है तो उनका शेयर उस तरह से बटा हुआ होगा, या तो 50-50% या 40-60% या और किसी रेशियो में। उन दोनों नॉमिनी का एसआई के शेयर का जो जोड़ है वो 100 हो जाना चाहिए। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे मिलान करना है कि बीमा का नॉमिनी, या जब जीपीएफ का आप क्लेम करने जा रहे हैं तो जीपीएफ का नॉमिनी प्रॉपरली यहाँ पे डिटेल कंप्लीट है कि नहीं है। फिर उसके बाद में जब नॉमिनी का काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आप जाएंगे एसआई के अंदर। एसआई के अंदर आपको ये मिलेगा एम्प्लॉय एसआई क्लेम। एम्प्लॉय एसआई क्लेम को ओपन कर लेंगे। यहाँ पर जो टाइप ऑफ क्लेम है, टाइप ऑफ क्लेम के अंदर डेथ को सिलेक्ट करेंगे। डेथ को सिलेक्ट करके और उसके बाद यहाँ पे क्लेम या रिक्लेम, यहाँ पे दो ऑप्शन है, तो यहाँ पे क्लेम को सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट फील्ड के अंदर एम्प्लॉय आईडी को फिल कर देंगे। फिल करने के बाद में सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करते ही जैसे जीपीएफ का आपने क्लेम आवेदन किया था, जैसे अपने ने देखा अभी जीपीएफ का प्रोसीजर, वो लगभग वो सेम प्रोसीजर है। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट थोड़े से डिफरेंट अपलोड करने हैं। इसमें क्या करना है, जैसे आप इसको ओपन कर लेंगे तो सबसे पहले तो आप नॉमिनी ऊपर दिखाई देगा, इस नॉमिनी की कंप्लीट डिटेल को आप एक बार वेरीफाई करेंगे कि ये नॉमिनी की डिटेल सही आ रही है कि नहीं आ रही, इसकी बैंक डिटेल सही आ रही है कि नहीं आ रही। उसके बाद में अगर इसमें कोई कुछ त्रुटि है, कुछ मिस्टेक है, तो फिर आप वापस जाएंगे अपडेट नॉमिनी के अंदर और उसको सही करेंगे। उसके बाद में ही क्लेम को अप्लाई करना है। ठीक है, नॉमिनी अगर इसका करेक्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, उसके बाद में आप आ जाएंगे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए डॉक्यूमेंट लिस्ट पे। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट इसमें दिया है वो एसआई पॉलिसी बॉन्ड का है। जो एम्प्लॉय का एसआई पॉलिसी बॉन्ड है उसको स्कैन कर लेंगे दोनों तरफ से और उसको अपलोड डॉक्यूमेंट से यहाँ पे अपलोड कर देंगे। दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो बीमा रिकॉर्ड बुक है। बीमा रिकॉर्ड बुक यानी कि बीमा की जो पासबुक है उसको पूरा स्कैन कर लेंगे। पहला पेज जिसके अंदर एम्प्लॉय का नाम, पॉलिसी नंबर,
और डिटेल होती है उसको भी स्कैन करेंगे और आगे के सारे पेज स्कैन करते हुए लास्ट पेज तक का स्कैन करके एक फाइल बनाएंगे, पीडीएफ फॉर्मेट में बनाएंगे, जिसको कि इस बटन से अपलोड कर देंगे। क्योंकि ये जितने तरह के डॉक्यूमेंट है उसमें सबसे बड़ी फाइल जीपीएफ में तो जीपीएफ पासबुक की बनेगी और बीमा के अंदर बीमा रिकॉर्ड बुक की बनेगी। तो इसको आप देख लें, इसकी साइज़ 25 MB से कम होनी चाहिए। अगर ये ज़्यादा की हो रही है तो आप स्कैन करने के बाद में उसको कंप्रेस कर लीजिए। कंप्रेस करने के लिए ऑनलाइन कई तरह के सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, उससे कंप्रेस करके फिर उसके बाद में आप अपलोड कर दें। जो तीसरी तरह का डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे है अनेक्सर ए, यानी कि एम्प्लॉय की जो सेवा स्थान रहा अलग अलग अवधि में, सेवा का स्थान यानी कि डीडीओ और उसका अवधि कब से कब तक किस डीडीओ में उसकी पोस्टिंग रही, वो पूरी डिटेल बना के और उसके साथ में ही एक सेवा मुक्ति आदेश उसको भी इसके साथ में ही अपलोड कर दें। तो एनेक्सर ए के साथ में एक तो उसका कार्यस्थल अवधि की डिटेल और साथ में उसका कार्य मुक्ति आदेश जो ऑफिस से निकलता है उसको भी अपलोड कर दें। तीसरा जो डॉक्यूमेंट इसमें दिया हुआ है वो डेथ डॉक्यूमेंट है, यानी डेथ डॉक्यूमेंट्स। इसमें आपको क्या करना है, एक तो डेथ सर्टिफिकेट और एक एम्प्लॉय का जो नॉमिनी है, नॉमिनी का कैंसल चेक जिसमें कि भुगतान किया जाना है, उसको आप डेथ डॉक्यूमेंट में एक साथ स्कैन करके यहाँ पे आप अपलोड कर दें। फिर आप नीचे की तरफ आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे डेट ऑफ डेथ मांगेगा, तो इसको क्लिक करके कैलेंडर से जो इसकी एक्चुअल डेट ऑफ डेथ है उसको सेलेक्ट कर लेंगे और इसका जो नेक्स्ट फील्ड है वहाँ पे काज ऑफ डेथ को फिल करना है। तो यहाँ पे आप जो भी जिस कारण से भी मृत्यु हुई है वो कारण आप यहाँ पे लिख देंगे और इसके बाद में इसको सबमिट कर देंगे। इस तरह से आपको जीपीएफ का और बीमा का जो डेथ क्लेम है वो अप्लाई करना है। डीडीओ अप्लाई करेगा, इसमें कोई हार्ड कॉपी पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है। आगे की कार्रवाई जो कर्मचारी का ज़िला कार्यालय है, जिस ज़िला कार्यालय से भी कर्मचारी जुड़ा हुआ था, जहाँ पे वो अंतिम समय में पोस्टेड था, उस ज़िला कार्यालय में ये ऑनलाइन पहुँच जाएगा और आगे की कार्रवाई जीपीएफ ज़िला कार्यालय से होगी। वो इसको ऑनलाइन पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद में पेमेंट इनिशिएट करेंगे, जो कि नॉमिनी के बैंक अकाउंट में ईसीएस होगा। तो ये पूरा प्रोसीजर था कि राज्य बीमा या जीपीएफ का डेथ क्लेम कौन अप्लाई करेगा और किस तरह से अप्लाई करेगा। उम्मीद है इस वीडियो से डीडीओ को डेथ क्लेम अप्लाई करने में काफ़ी मदद मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।